फ्रेंड्स, आज हम लोग करते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में, थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसके बारे में, और बाद में इसमें क्या ड्रॉबैक्स रही थी, क्या कमियां रही थी कि बोहर ने अगला मॉडल दिया था, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या बोलता था। ठीक है, मॉडल ऑफ एटम पहले हो चुके थे, डाल्टन ने अपना मॉडल ऑफ एटम दिया था, उसके बाद सर जे थॉमसन ने अपना मॉडल ऑफ एटम दिया था, लेकिन रदरफोर्ड ने उसको मॉडिफाई करके एक प्रोटॉन मॉडल दिया था कि ये जो न्यूक्लियस है दिस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो पहला क्या था कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि एटम जो है दैट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट होते हैं एटम के। ठीक है, एक पार्ट का नाम होता है, एक को बोलते हैं हम न्यूक्लियस, ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये जो बीच में है, ठीक है, ये क्या है, दिस इज नोन एज न्यूक्लियस। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, ये जो इसके अलावा जो आप लोग देख रहे हैं ये दिस इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, न्यूक्लियर पोर्शन के अलावा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। अगर इस तरह से हम लोग एटम को बताते हैं तो ये जो है वो न्यूक्लियस है, और ये जो पूरा आप लोग एम्प्टी स्पेस देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे घूम रहे हैं, ये क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या था पोस्टुलेट कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम। न्यूक्लियस जैसा कि दिख रहा है ये कहाँ पर होता है, सेंटर में होता है। और ये आपको मैं पहले भी पिछले टॉपिक्स में काफ़ी डिस्कस हो चुका है कि सेंटर में होता है और न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। कि मान के चले आप कि ये जो पूरा जो एक ग्राउंड है, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है, 5 किलोमीटर है। तो ये एक बॉल जो है, फुटबॉल के समान जो है वो इतना कंपैरेटिव जो है वो न्यूक्लियस होता है, इसकी रेडियस इतनी कम होती है। ये दूसरी तरह से हम लोग देखें कि अगर मान के चल हम कि पृथ्वी एक एटम है, हमारी अर्थ क्या है, एक एटम है। ठीक है, तो अर्थ के अंदर अगर 100 मीटर का, ये तो मैंने बहुत बड़ा लिख दिया, अगर मान लो यहाँ पर 100 मीटर, अर्थ के कंपैरिजन में 100 मीटर का कोई ग्राउंड है ना, रेडियस का कोई ग्राउंड है, तो वो क्या होगा, एक न्यूक्लियस उस तरह का होगा। पूरी पृथ्वी के कंपैरिजन में 100 मीटर कोई पोर्शन, कोई ग्राउंड है सेंटर में इस तरह का, तो वो क्या होता है, इसके मुकाबले होता है। मतलब ये आप यहाँ से देख के चलो कि इसकी रेडियस कितनी होती है न्यूक्लियस की, 10⁻⁻15, ठीक है, मीटर। और ये जो न्यूक्लियस, ये जो एटम है पूरा, इसकी रेडियस कितनी होती है, 10⁻10 मीटर। अब माइनस में कम होता रहता है ना, ये माइनस में -15 बहुत कम आंकड़ा है, और -10 जो है इससे -15 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इतनी ये जो है कंपैरिजन करें हम तो इतना फर्क है ये। ठीक है, तो बहुत छोटा होता है ये, बहुत मतलब अगर आप एक को डिवाइड कर दो और 10⁻⁻15 नीचे आके 15, तो एक के आगे एक को डिवाइड करके, मान लो 1 मीटर रोड को आप डिवाइड कर रहे हैं और कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, आगे इस तरह से 15 जीरो लगा दी, तो इतना छोटा साइज होता है न्यूक्लियस का। ठीक है, इस न्यूक्लियस का इतना साइज होता है, और जो एटम है वो कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो इसकी न्यूक्लियस की कितनी होती है रेडियस, 10⁻⁻15, और एटम की कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, और तीसरा क्या दिया उसने कंसेप्ट कि पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन्स। बेसिक चीज ही है कि ये जो न्यूक्लियस है इसमें अभी तक न्यूट्रॉन की खोज तो हुई नहीं थी, तो ये जो चार्ज आता है, इस पर जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं इर्द गिर्द उन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो सेंटर में न्यूक्लियस में जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आता है, वो किसके कारण है, ड्यू टू प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स ही, मैंने नाइट्रोजन का आपको एग्जाम्पल दिया था कि नाइट्रोजन पे जब वो बम्बारमेंट की गई अल्फा पार्टिकल्स की, तो वो छोटे छोटे, वो आगे ऑक्सीजन तो बन गया, ठीक है, साथ में क्या निकला, एक H+ आए। तो इस तरह से प्रोटॉन से कम्बिनेशन से ये जो है वो न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, आगे जो है वो इनका जो न्यूक्लियस है, ये जो इनका वेट होता है वो वेरी करता है एटम टू एटम। कैसे, हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या होता है, एक एटम में एक H+ होगा। ठीक है, एटम के न्यूक्लियस में एक H+ होगा। उसी तरह हीलियम में कितना होगा, अगर इसको बोल रहे हैं हम लोग एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और अगर हीलियम होगा तो हीलियम में क्या है, कितने H+ होंगे, इस तरह से कितने होंगे, 2
उसी तरह लिथियम में 3, बेरिलियम में 4, बोरोन में 5, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते, ठीक है ना। हमें पता है कि 116, 18 तक हमने एलिमेंट अभी तक खोज लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर का मतलब ही होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं? सेंटर में होते हैं। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन्स, सिंस द एटम डिफर इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये एटम जो है अलग अलग एटम में अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, इसलिए जो डिफर इन नंबर ऑफ प्रोटॉन, द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिफर फ्रॉम एटम टू एटम। अलग अलग एटम की डिफरेंट एटम्स की जो है वो मैग्नीट्यूड भी, उसमें जो मैग्नीट्यूड है उसकी वो भी क्या होगी? अलग होगी, ठीक है ना। उसकी जो पावर बोल सकते हैं आप, उसकी तीव्रता जो है या उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे, ठीक है। तो वो अलग अलग उनकी मैग्नीट्यूड होगी। ये तीसरा पॉइंट था, ठीक है। आगे क्या है? एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब न्यूट्रल तो होगा, ये न्यूट्रल कैसे होता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कैसे होता है? मतलब बराबर पॉजिटिव, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नेगेटिव चार्ज होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक दूसरे को क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। जितने यहाँ देखो, अगर 3 पॉजिटिव हैं, जैसे ये लिथियम का मान के चले तो पॉजिटिव 3 है, तो 3 ही इसके बाहर जो है इलेक्ट्रॉन होंगे। वैसे भी जब एटॉमिक नंबर की बात आती है, हम लोग बोलते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। अगर हमने ऐसे बताना होता है, जैसे ये लिथियम का मान लो, तो लिथियम में एटॉमिक नंबर कितना? 3 और ये 7 इसका मास नंबर होता है। तो 3 का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें? 3 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? यहाँ पर 3 ही होंगे। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। अगर मान लो यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से चला गया, ठीक है, तो इस पे चार्ज कितना आएगा? ये जो है, मान लो ये ए है कोई, ठीक है, एटम, ठीक है, और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर चला गया, तो 2 पॉजिटिव चार्ज को क्या 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर रहे हैं। तो बचा क्या है? एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो हम बोलेंगे इस पर चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन फालतू है। और मान के चलो अगर ये पॉजिटिव है, अगर मान लो यहां पर कितना है, एक और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज 3 को, इलेक्ट्रॉनों को तो 3 पॉजिटिव चार्ज बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज अगर यहां पर फालतू आ जाता तो हम क्या बोलेंगे? ए पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकली, ये आयन में कन्वर्ट हो गया, तो इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल नहीं हुआ। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम जो है, अगर एटम को स्थिर रहना है तो दीज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। आगे क्या है? नेक्स्ट इज कि एटम एज ए होल, सॉरी ये हो गया पॉइंट। इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन आर नॉट स्टेशनरी। इलेक्ट्रॉन, ये जो बीच में तो न्यूक्लियर पोर्शन है और बाहर क्या है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। न्यूक्लियस के अलावा जो एरिया है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन है। तो ये स्टेबल नहीं होते। ऐसा नहीं है कि ये स्थिर है, ये खड़ा है। इलेक्ट्रॉन खड़ा हो गया तो समझ लो कि एटम खत्म, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके इर्द गिर्द जो है वो स्टेशनरी नहीं है, खड़ा नहीं रहता, ये लगातार मूव करता रहता है एज पर द स्टेटमेंट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आगे आएंगी। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे इसमें चैप्टर वाइज या फिर डिटेल वाइज हम लोग आगे जाएंगे, तो आप देखेंगे कि जब बोहर ने दिया था मॉडल ऑफ एटम और उसके बाद शॉन्डिगर ने दिया था, तो उसमें तो बहुत सारे, ये तो एटम जैसे ये घूमता है वो तो स्टेटमेंट ही सारी चेंज होगी, ठीक है ना, कि कैसे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। लेकिन ये किसने स्टेटमेंट दी है? दिस वाज गिवन बाय रदरफोर्ड, ठीक है। ये उन्हीं की स्टेटमेंट है सारी जो मैं आपको बता रहा हूं। आगे क्या था कि जो मॉडल ऑफ एटम इज लाइक सोलर सिस्टम। ये क्या बोला उन्होंने कि रदरफोर्ड ने बोला कि जो मॉडल ऑफ एटम है ये किस तरह से है? सोलर सिस्टम की तरह है। कि जिस तरह से सन जो है वो सेंटर में है और इसके इर्द गिर्द आपने देखा 8 जो है हमारे प्लैनेट्स इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में सन है और इसके इर्द गिर्द जितने भी है प्लैनेट घूम रहे हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है ना। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल दीज आर जस्ट लाइक सन, ये न्यूक्लियस है, दिस इज जस्ट लाइक सन, और जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो उसी तरह घूमते हैं जैसे प्लैनेट हमारे सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। तो ये आपको और इनको इलेक्ट्रॉन्स जो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं इनको क्या बोला गया कि दीज आर प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स,
रदरफोर्ड ने बोला था। अभी तक ये बात जो है वो डिस्कस नहीं हुई थी कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। और आगे जो कमियां निकाली वो किसने निकाली थी, मैक्सवेल ने। मैं इसको मिटा देता हूं और इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं कि मॉडल ऑफ एटम जो है वो सोलर सिस्टम की तरह था, ये रदरफोर्ड ने बोला था, लेकिन इसको कैसे सॉल्व किया आगे ये देखते हैं हम लोग। तो ये जो लास्ट पोस्टुलेट था रदरफोर्ड का, इन्होंने बोला कि मॉडल ऑफ एटम इज लाइक सोलर सिस्टम की तरह है, और न्यूक्लियस जो है वो किस तरह का है, उसको सन की तरह मान के चले। तो मैं इस तरह से ड्रा कर देता हूं एक जो कि स्टेटमेंट थी किसकी, जो इन्होंने सोलर सिस्टम को माना था, इसको बोल सकते हैं आप लोग क्लासिकल फिजिक्स। ये क्लासिकल फिजिक्स, और इसको डिस्कस करते हैं हम लोग क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। दोनों बेसिकल डिफरेंस क्या है कि क्लासिकल फिजिक्स जो है वो दैट डिस्कस अबाउट द मैक्रो ऑब्जेक्ट्स, बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स के बारे में जब डिस्कशन होती है तो हमारे पास किसकी बात होती है, क्लासिकल फिजिक्स की। और क्वांटम फिजिक्स में बात होती है माइक्रो लेवल पार्टिकल्स की, जैसे एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, ये सारे जिनकी भी बात होती है तो हम लोग उसको किस में करते हैं। और इससे भी नीचे, हालांकि प्रोटॉन से भी नीचे आजकल तो क्वार्क्स की बात होती है, और गॉड पार्टिकल जिसको बोल रहे हैं हम लोग, बहुत मिजोन, पाई मिजोन्स, ठीक है, पॉजिट्रॉन, तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस के अंदर भी। लेकिन ये उस टाइम की बात हो रही है जब हमारे को पता नहीं था, हमें सिर्फ इतना पता था कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में, ये उस दौरान की बात है, उस टाइम की बात है, ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स जो थी उसमें जो करीब 1687 के करीब ये न्यूटन ने ला दिए थे, न्यूटोनियन बोलते हैं इसको, न्यूटोनियन लॉज। और न्यूटन ने जो लॉ दिए थे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। वैसे तो न्यूटन के 3 लॉज आपको पता है, बेसिक लॉज है, लेकिन न्यूटोनियन लॉ में, न्यूटोनियन प्रिंसिपल में उन्होंने जब फोर्स के बारे में बोला था कि अगर प्लेनेट के अंदर, जैसे ये सन है और इसके इर्द गिर्द अगर प्लेनेट घूमते हैं, तो प्लेनेट जो घूमते हैं वो उनके अंदर जो प्लेनेट है, जैसे ये मान लो हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व हो रही है। तो रिवॉल्व हो रही है तो इसके ऊपर जो प्लेनेट है, इनके ऊपर 2 चार्ज लगते हैं, 2 फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। एक फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको अंदर की ओर खींचती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर की ओर खींचती है। लेकिन ये बेसिकली चार्ज पार्टिकल थोड़ी ना होते हैं जैसे कि उन्होंने बोला था, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल नहीं है। लेकिन इन्होंने जो फोर्स होती थी वो किसके बराबर होती थी, ये कांस्टेंट जी बोलता था कि एक लॉ था उन्होंने दिया था कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट अनदर बॉडी विद ए फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये फोर्स इज इक्वल टू, इसको कांस्टेंट, ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं, m1 m2 ओवर r स्क्वायर। ये दिया था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसके लिए एक शर्त थी कि ये जो m1 मान लो एक बॉडी है और m2 जो है दूसरी बॉडी है, अगर m1 हम सन को मान के चलें और m2 पृथ्वी को मान के चले, अर्थ को मान के चले, तो इसके घूमने से ये यहाँ एक फोर्स लगती है, दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स। और यहाँ भी इन क्वांटम फिजिक्स के जो उसमें, अगर उसमें बात करें हम लोग, तो करीब 100 साल बाद 1805 के करीब कूलम ने एक इसी के आधार पर एक फोर्स दी। उन्होंने बोला कूलम्बिक फोर्स जो है दैट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू 2 चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस, दैट इज Q1 एक चार्ज बोल रहे हैं हम लोग, Q2 दूसरा, ओवर r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ मास बॉडी बताई थी, ठीक है, मास ऑफ द बॉडी, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल बोले थे, तो ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मतलब फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर 1/4 पाई फिजिक्स वाले जानते होंगे, एप्सिलॉन नॉट, ये जो कांस्टेंट होता है Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चार्ज है वो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है, और दूसरा फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो मान के चले अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है, तो जितना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जितना ये दोनों जो है इनकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, और जितना इनमें डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। जैसे ये दूर जाते जाएंगे एटम में इलेक्ट्रॉन, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। ये किस बेस पर दिया था, ये
लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बेस पर दिया था, कि उसमें बोला था कि फोर्स जो है वो, अगर बॉडीज आपने देखा भी है कि फोर्स जो है जितनी ज़्यादा हैवी बॉडी होंगी उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होता है। जैसे आप अर्थ और मून की बात करें ना, तो हैवी बॉडी है दोनों, तो वो क्या होती है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितनी हैवी बॉडी है उतनी एक दूसरे के जो है बारे में एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और अगर डिस्टेंस दूर, जैसे यहाँ से अगर पृथ्वी है और सन है, ठीक है ना, पृथ्वी तो हमारी अर्थ एंड सन के बीच में डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे उनमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो कम होती जाएगी। और अगर आप सन से लेके लास्ट जो प्लेनेट है प्लूटो तक, जो पहले था प्लेनेट था, वो जो है उसमें और भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस, एज पर दिस लॉ, ठीक है। तो यहां पर ये वैसे था, वो इसी बेस पर उन्होंने ये लॉ दिया था, कि किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। उन्होंने बोला कि ये इस तरह का है और इस तरह की अट्रैक्शन होती है और वैसी ही होती है जैसे हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ एंड सन के बीच में, ठीक है, या बाकी प्लैनेट्स के बीच में। लेकिन मैक्सवेल आए, मैक्सवेल ने बोला कि दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। उसने बोला कि ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता है? क्योंकि एक बेसिक चीज तो ये है कि ये दीज आर चार्ज पार्टिकल, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ये चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये इर्द गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन ये जो चार्ज बॉडी नहीं है, ठीक है, ये जो चार्ज बॉडीज नहीं है दोनों। दूसरी बात, उन्होंने जो बेसिक चीज वहां पर दी कि ये चार्ज भी नहीं है, और अगर यहां पर मैक्सवेल ने क्या बोला कि मान लो यहां पर ये जो न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं तो इनका एक कोई पाथ नहीं होता है, ठीक है ना, सेट पाथ नहीं होता है इसका, ऑर्बिट में तो घूमते हैं ये, लेकिन जब घूमते हैं तो ये क्या होते हैं, अपनी ये जो पाथ होते हैं, दीज आर एक्सेलरेटेड पाथ। इसका क्या मतलब हुआ? एक्सेलरेटेड पाथ क्या होता है? आपको पता है कि जब यहाँ से ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है, अगर फिजिक्स में देखें आप, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक जगह से कोई पहले यहाँ था, फिर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है, डिस्प्लेस हुआ, यहाँ से यहाँ घूम तो रहा ही है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होता है, उसको बोलेंगे हम लोग वेलोसिटी, ठीक है। और वेलोसिटी जब यहाँ पर चेंज हो रही है, वेलोसिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो यहाँ पर क्या हुआ, चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ, क्योंकि चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है, स्पीड चेंज होना। जैसे आप लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं और आप लोग स्पीड को क्या कर रहे हैं, कम और ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसकी स्पीड को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। लेकिन आप जब बोलते हैं कि स्पीड को बढ़ाना है आपने स्पीड को, तो क्या करते हैं, आपने एक्सीलेटर पर पैर रखते हैं, ठीक है ना, गाड़ी में एक्सीलेटर देते हैं ना, बोलते हैं कि एक्सीलेटर दे दिया, या बाइक चला रहे हैं तो आप बोलते हैं कि एक्सीलेटर जोर से दे दिया। एक्सीलेटर मतलब एक्सेलरेशन कर रहे हैं आप, वो जो आप स्पीड को चेंज कर रहे हैं उसकी। यहाँ स्पीड की बात नहीं हो रही, क्योंकि एक निश्चित डायरेक्शन होती थी कि ऐसे घूम रहे हैं वो, तो डायरेक्शन में जब बात आती है, ये एरो लगाया हूँ मैंने, कि मैग्नीट्यूड मतलब उसकी गति जो है, उसकी स्पीड, उसकी जो तीव्रता जिसको बोलेंगे, उसको बढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है, मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहे हैं। साथ साथ क्या होती है, डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी, अगर यहाँ पे वेक्टर लगे, इसका मतलब कि ये वेलोसिटी जो शो करती है वो मैग्नीट्यूड भी शो करती है, एज वेल एज डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, ठीक है। और अगर ये सिर्फ स्पीड बतानी हो तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए ये नहीं है, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहे हैं, जब इस डायरेक्शन में यहाँ एक्सेलरेट हो रहे हैं तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है, एक्सेलरेशन। मतलब उसमें क्या होगा, वो अपनी जगह से यहाँ से घूमे, ठीक है, तो जब ये एक्सेलरेट होंगे, वो जो डेविएट होंगे अपने पाथ से, यहाँ से जा रहे हैं ये, तो ये क्या करेंगे, एनर्जी को एमिट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनर्जी को लगातार एमिट करेंगे। और अगर एनर्जी जो है वो एमिट हो गई, यहाँ से अगर गए तो ये एनर्जी छोड़ेंगे। ये उसी तरह है कि मान लो आप लोग ग्राउंड में दौड़ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं आप लोग ग्राउंड में, ठीक है ना, तो दौड़ रहे हैं, आप दौड़ेंगे तो क्या है, आप एनर्जी छोड़ेंगे, एनर्जी छोड़ रहे हैं, मतलब कितना दम होगा, कितनी देर दौड़ेंगे। एक स्थिति ऐसी आएगी कि
आप लोग गिर जाएंगे। यहां पर भी मैक्सवेल ने बोला कि जिस तरह से इन्होंने बताया है, रदरफोर्ड ने बताया है कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो उसमें वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है ना, स्पीड जो है वो चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज होगी तो वो पाथ ही कौन सा जिस पे घूमते हैं वो एक्सेलरेटेड पाथ है, मतलब एक्सेलरेशन होगी उसमें क्रिएट होगी, और एक्सेलरेशन जब क्रिएट होगी एक्सेलरेटेड पाथ पर जब ये इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो लगातार एनर्जी को क्या है छोड़ेंगे, ये एनर्जी रेडिएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन, और अगर एनर्जी जो है रेडिएट करेंगे तो वो एनर्जी रेडिएट करते करते धीरे धीरे उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दैट विल फॉल इन द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया तो वो जो है एटम खत्म हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अब दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल कि इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया तब तो यूनिवर्स ही खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन खत्म ऐसे नहीं हो सकता है और एटम इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी किसकी, ये थी रदरफोर्ड की, ठीक है ना, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है, कि कैसे है। दूसरा कि सबसे पहले तो ये हो गया कि इस प्लेनेटरी मोशन को बिल्कुल खारिज किया मैक्सवेल ने कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी रेडिएट करते हैं, जो रेडिएशन आती हैं निकलती हैं, तो हाइड्रोजन के एटम में क्या हुआ कि लगातार रेडिएशन छोड़ते हैं, कोई अगर हॉट बॉडीज है या फिर रेडिएशन छोड़ रहा है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ रहा है, तो वो जो लाइन है ना, वो लाइन स्पेक्ट्रा देना जो है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा आता है। स्पेक्ट्रम देखा है ना आपने, स्पेक्ट्रम होता है जैसे हमारे पास बिबजोर है ना, ठीक है, जो रेनबो, ठीक है, रेनबो है, रेनबो का क्या है, एक बिबजोर बनाता है वो, ठीक है, तो एक तरह से निश्चित पैटर्न बनता है, इंद्रधनुष बनता है, ठीक है, वो लगातार इस तरह का पैटर्न जो है वो आना चाहिए अगर रेडिएशन छोड़ रहा है तो इस तरह का तो आता ही नहीं है, वो क्या वहां पर क्या आता है, वहां ऐसी लाइन स्पेक्ट्रा आता है और बीच में टूटी टूटी जो है वो लाइन शो कर रहा था वहां से, इसका मतलब कि वो है जो रेडिएशन नहीं छोड़ता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन रेडिएशन कब छोड़ता है, जब ये लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, तब वो रेडिएशन ऊपर से नीचे आएगा तो रेडिएशन छोड़ेगा, नीचे से ऊपर जाएगा, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देता है, और ऊपर से जब इलेक्ट्रॉन नीचे आते हैं तो एमिशन स्पेक्ट्रा देता है। नेक्स्ट टॉपिक हम जब स्पेक्ट्रम आएगा तो इसमें हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये दूसरी ड्रॉबैक थी जो कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की थी। तीसरा, रदरफोर्ड जो है वो ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रहते कहाँ हैं, ठीक है, उनका वो जो डिस्ट्रीब्यूशन किया था बाद में बोहर ने बोला था कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑर्बिटल की तो बात ही नहीं की थी रदरफोर्ड ने कि यहाँ पर 2 क्यों होते हैं, दूसरे में 8 क्यों होते हैं। आपको पता 2 2 8 8 18 18 32 इस तरह से मैजिक नंबर एक आता है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिजाइड करते हैं ऑर्बिटल में, तो इसके बारे में डिस्कस नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड, ठीक है ना। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द बेसिक व्हाई ही कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम इज स्टेबल इन नेचर, ठीक है ना, एटम स्टेबल क्यों है, तो उसके बारे में भी वो बता नहीं पाए थे, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा।